हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, आपने 12वीं पास कर ली, उसके बाद कौन-कौन सी एसएससी एग्ज़ाम्स हैं या फिर कौन दूसरी एग्ज़ाम्स भी हैं, जो कि आप 12वीं के बाद दे सकते हो। एक्चुअली में ना, अगर आप 12वीं के बाद प्लानिंग कर रहे हो कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है ना? एंट्रेंस वगैरह खूब दे दिया, आप गवर्नमेंट जॉब में एक बार एंट्री करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी है भाई? अगर आप पहले जान लो कि हाँ यार, ये वाली नौकरी बेस्ट है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, तो बहुत हेल्प मिलेगी भाई। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्चुअली में एसएससी एग्जाम्स क्या होता है, जो कि 12वीं के बाद भी यहाँ पे होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। और आपकी अगर एज जो है वो 18 साल हो गई और आपने केवल 10वीं पास करी, उसके लिए भी भाई एसएससी एग्जाम अपॉर्च्युनिटी देती है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में एसएससी एग्जाम्स क्या होता है, वो होता क्यों है और कौन-कौन इसको दे सकता है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है? तो अपना देखो, सबसे पहले हम इसको क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो 10th पास केवल बच्चे हैं, लेकिन ऐज हमेशा भाई 18 प्लस होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा ना भाई, 18 साल से जो भी नीचे है वो काम नहीं कर सकता। भारत सरकार में ये नियम है, ठीक है? तो 10th पास जो भी है वो 18 साल का हो रखा है, ठीक है? और उसके 10th पास है, तो वो किस-किस के लिए एग्ज़ाम दे सकता है? वो एमटीएस के लिए दे सकता है, जीडी के लिए दे सकता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो एसएससी एग्ज़ाम्स है, ये कई सारे एग्ज़ाम्स करवाती है। ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 10th के लिए ये 3 एग्ज़ाम्स करवाती है। अगर जो बच्चा 12th पास हो रखा है, उसके लिए ये 3 अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं। जो डिप्लोमा, उसने केवल डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए एक एसएससी जेईई एग्ज़ाम होता है। और जो ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब जो ग्रेजुएशन के बेस पे मान लो मैंने 10वीं 12वीं दोनों पास कर लिया, अब ग्रेजुएशन भी मैंने कर लिया, तो सीजीएल, सीपीयू सिलेक्शन पोस्ट। इनमें अंतर क्या होता है? जो मान लो 10वीं पास का एग्ज़ाम देगा और अगर मान लो जो 10वीं पास वाला निकालेगा, उसको उतनी कम सैलरी मिलेगी। अब वहीं थोड़ा-सा आप 12वीं पास वाला एग्ज़ाम निकालोगे, आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। वहीं ग्रेजुएशन वाला आप निकालोगे तो आपकी सैलरी और भी अच्छी हो जाएगी, पोस्ट और भी अच्छी हो जाएगी। तो बस इतना डिफ़रेंस होता है। एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा हाई होता रहता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी, सैलरी भी हाई होती है, पोस्ट भी हाई होती है और एक मतलब एक रिस्पेक्टफुल जॉब होती है भाई, ये सारी की सारी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और सब में मतलब एक अच्छा काम होता है, साफ-सुथरा काम होता है, फील्ड वर्क भी होता है, ऑफ़िस में भी होता है, आप आराम से इसी में बैठ के आप काम करोगे। जो आपका बॉस होगा वो भी पढ़ा-लिखा होगा, आप भी पढ़े-लिखे होगे, तो कोई यहाँ पे कच-कच वाली बीमारी नहीं होती भाई, कि हाँ मतलब वैसा कोई परेशान करने वाला कि आपका बॉस हमेशा आपको परेशान करता रहता है। वैसे भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। तो अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं पे आपके एमटीएस दे सकते हो, आप जीडी दे सकते हो, सिलेक्शन पोस्ट दे सकते हो। अगर बात करें, आप एमटीएस अगर पास कर लेते हो या फिर जीडी या फिर जो भी ये 10वीं लेवल पे होते हैं, तो ये आप क्या बनोगे? आप पियोन बन सकते हो, हवलदार बन सकते हो अगर आपने 10th पास किया है। देखो, नाम से ही केवल पियोन है भाई, बस नाम से ही है, वरना उसकी इज़्ज़त उस ऑफ़िस में सबसे ज़्यादा होती है ना? हवलदार हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस, मतलब अच्छी-अच्छी जॉब है भाई। आपकी सैलरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी सैलरी 35,000 से लेके 40,000 तक होगी पहले दिन से ही। ऐसा नहीं कि आपकी फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 35,000 से 40,000। सोचो ना, 10वीं आपने पास कर ली, तुरंत आपने एग्ज़ाम अगर निकाल लिया तो आपकी सैलरी 35-40,000, वो धीरे-धीरे बढ़-बढ़ के 70-80,000 तक जाती है। आपका जो काम होगा वो किस तरीके से आपको ऑफ़िस में सपोर्ट करना रहेगा, ठीक है? फ़ील्ड वर्क वगैरह। ऑफ़िस में सपोर्ट मतलब आपको फ़ाइल वगैरह इधर से उधर करनी है, इस ऑफ़िस से उस ऑफ़िस, क्योंकि आप अभी 10th लेवल पे हो ना आप, ठीक है? आपको फ़ील्ड वर्क, अगर मान लो आपने एसएससी जीडी निकाल लिया, उसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें फ़ील्ड वगैरह है, बीएसएफ हो गया, असम राइफ़ल्स हो गया, तो वहाँ पे फ़ील्ड वर्क हो गया, ठीक है? आपकी सिक्योरिटी वाली ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं। आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो सकता है कि हाँ, आपको इस डॉक्यूमेंट में इतना ये चेक करना है कि ये सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए। तो अभी आपने केवल, अब आप 10th लेवल पे क्या ही चाहते हो भाई? 10th लेवल पे अब आपको आईएएस थोड़ी ना बना दिया जाएगा। तो 10th लेवल पे आपको केवल इतना, मतलब ये 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जो कि एसएससी के अंडर आती हैं और आप ये सारी पोस्ट लेके और ये सारा काम आपको, अच्छी बात यहाँ पे सैलरी अच्छी है, वर्क प्रोफाइल मतलब एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और अच्छा मतलब सब कुछ बहुत मतलब ऐसा कोई नहीं, बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम नहीं होता भाई, एकदम स्ट्रेसफुल वर्क नहीं है। आप ये पास करके किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है? प्राइवेट नौकरी में ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती भाई। प्राइवेट नौकरी में अगर आपको कोई 35-40 हज़ार रुपए देगा ना, पहली बात तो 10वीं पास में मिलेगा नहीं अगर आपके पास कोई एक तगड़ी स्किल नहीं है तो, ठीक है? अब आते हैं 12वीं पास के एग्ज़ाम पे। मान लो आपने 10th के पास में देख लिया, लेकिन आप तो 12वीं पास हो, तो देखो आप सीएचएसएल एग्ज़ाम दे सकते हो, आप स्टेनोग्राफर दे सकते हो। स्टेनोग्राफर में खासियत बात ये है ना भाई, इसमें मैथ नहीं पूछी जाती। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ आपको बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश, रीज़निंग, जीके, जीएस बस ये पढ़ के स्टेनोग्राफर दे सकते हो। कई बच्चे होते हैं ना, मैथ से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती, सर दर्द होने लगता है। आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आप ये तीनों जगह देखोगे, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये तीनों में होता है भाई। 10th लेवल पे भी, 12वीं पास पे भी और ग्रेजुएशन जिसने कर लिया उसके लिए भी होता है। इसमें क्या होता है, क्या ड्यूटीज़ होती है, इसमें जो भी आपका ऑफ़िस वाला वर्क होता है ना, डॉक्यूमेंट्री वाला, वो सब इसके अंडर आता है। उसके लिए यहाँ पे भर्तियाँ की जाती हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा। अगर आप मान लो जो ये सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर ये सब पोस्ट वगैरह निकालोगे तो आप एलडीसी बन सकते हो, लोअर डिविज़नल क्लर्क।
आप जीएसए बन सकते हो, डीईओ बन सकते हो, सबका काम डॉक्यूमेंट्री वर्क है भाई। एक ऑफ़िस में बैठ के कंप्यूटर पे आपको काम करना है। भाई आप तो जानते हो भारत सरकार मतलब कितनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ पे मतलब कितने सारे काम होते हैं जो कागज़ात पर होते हैं, उन्हें कंप्यूटर में फ़ीड करना होता है और सब कुछ चेक करना रहता है कि सब कुछ यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो वो सब काम इन्हीं के लिए तो होता है भाई, वो सब काम यही करते हैं। इनमें से कुछ होता है जो फील्ड वर्क भी होता है, कभी-कभार होता है, ठीक है? आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो, स्टेनोग्राफर बन सकते हो। स्टेनोग्राफर का मतलब क्या होता है, जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं ना, एक तरीके से आप उनका वर्क करोगे, एक तरीके से आप उनकी हेल्प करोगे कह सकते हैं। उनकी फाइल वगैरह में हेल्प करोगे, मतलब एक तरीके से अ, उनके साथ ही वो काम करते हैं। तो मतलब आपकी जान-पहचान भी भाई अच्छी बड़े-बड़े लोगों से होती है ना? कमिश्नर के रैंक हो गए, उनके लिए आप यहाँ पे काम करोगे, ठीक है? उनके साथ। डाटा एंट्री का काम करोगे आप यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो, टाइपिंग आपको मान लो टाइपिंग दे दिया जाएगा कि ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आपको ये कंप्यूटर में फीड करना है पूरा डाटा। कंप्यूटर में कोई भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा जो भी सरकार का, आपको उसमें पूरा डाटा फीड करना है, वो टाइपिंग के अंदर आ गया। आपका ऑफ़िस वर्क या फिर क्लेरिकल वर्क हो सकता है, तो ये अपने 12वीं के बेसिस पे है कि आप सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन पोस्ट दे सकते हो भाई। और अभी हम बात करेंगे इसमें क्या-क्या अपना ये सब पाया जाता है कि हाँ, मतलब किस तरीके से यहाँ पे क्या-क्या सवाल पूछे जाएँगे, क्या-क्या कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे। उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ क्या, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अगर मान लो आपने डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन नहीं किया, तो आप केवल एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? मान लो 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो ठीक है, ये सब एग्ज़ाम है, लेकिन आपके पास डिप्लोमा है तो आप एसएससी जेईई के लिए भी, भाई एसएससी ने सबके लिए यहाँ पे सोच रखा है कि हाँ, हमारे हाथ से कोई बच्चा छूट ना जाए, बस क्वालिफिकेशन के हिसाब से। वैसे पेपर लीक होने के बाद छूट जाए कोई बात नहीं, वैसे सेंटर दूर चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन वाइज़ एसएससी ने सबका ध्यान रखा है भाई, ठीक है? सबका साथ सबका विकास। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आप लग सकते हो, आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी में भी। है तो ये तीनों इंजीनियर ही, तो सिविल, मैकेनिकल जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिस हिसाब से भी आपका वो क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है आपके पास, आप उस फ़ील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे आपका काम क्या होगा? आपका टेक्निकल काम होगा, साइट का सुपरविज़न, भई आप यहाँ पे सरकार भई एसएससी, जेईई जैसा एग्ज़ाम जो कि एक अच्छा लेवल होता है भाई इस एग्ज़ाम का, सैलरी भी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे साइट सुपरविज़न का काम करोगे, सुपरवाइज़र एक तरीके से होगा पूरा, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, आप उसको एग्ज़ीक्यूशन करोगे। मतलब एक अच्छी जॉब होती है, रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सबसे लोअर पोस्ट पे रहोगे, नहीं। एक सुपरवाइज़र के पोस्ट पे रहोगे, एक अच्छा ओहदा होता है इसका भी, मतलब अपने ऑफ़िस में। एक होता है ना कि अपने ऑफ़िस में वो सबसे ऊपर लेवल है, जैसे आपने सुना होगा डिविज़नल अकाउंटेंट। भले ही वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, एसएससी, सीजीएल के द्वारा लगते हैं उसमें, लेकिन वो अपने ऑफ़िस में वो कमिश्नर रहता है, सबसे ऊपर वही रहता है वो। अब दूसरे जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे ना, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑफ़िसर रहेगा, फिर असिस्टेंट कमिश्नर रहेगा, फिर क कमिश्नर रहेगा उसी ऑफ़िस में, लेकिन डिविज़नल में वो सबसे ऊपर रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ एसएससी, जेईई के साथ भी है, वो भी एक अच्छे पोस्ट पे रहता है अपने ऑफ़िस में, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की, सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगती है भाई। और सबसे अच्छी चीज़ एक्चुअली यहाँ पर ही है। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें ना, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली और कर लो भाई, बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ग्रेजुएशन के बाद। आप सीजीएल दे सकते हो, आप सीपीयू दे सकते हो, आप सिलेक्शन पोस्ट दे सकते हो। क्या बनोगे आप ये देके? अगर आपने पेपर निकाल लिया तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप एएसओ बन सकते हो। इंस्पेक्टर में आपके जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज़ इंस्पेक्टर हो गया, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो भाई। आप मान लो सीबीआई में जा सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। एएसओ का मतलब क्या होता है? जो भी जिसकी हमेशा पोस्टिंग दिल्ली में रहती है और उसका काम हमेशा केवल डॉक्यूमेंट्री रहेगा, कंप्यूटर में फीड वगैरह, डाटा वगैरह यही सब काम रहता है। अच्छी बात ये है ना कि एएसओ में 2 तरीके की पोस्ट होती है, एक होता है सीएसएस और एक होता है एमईए। अब जब आपके पास फॉर्म आएगा, जब आपने पेपर निकाल दिया तो आपके पास एक फॉर्म आएगा कि आप प्रेफ़रेंस फॉर्म भरो, आप किस जॉब को प्रायोरिटी दोगे। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहले बनना चाहोगे या फिर एएसओ बनना चाहोगे, तो आप जो भी बनना चाहोगे उसको सबसे ऊपर, फिर धीरे-धीरे नीचे करके प्रायोरिटी वाइज़ दोगे। तो सपोज़ आपने एएसओ एंड एमईए चूज़ कर लिया। तो एमईए में अगर आप सेलेक्ट हो गए ना, तो भाई आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कितनी बड़ी बात है भाई विदेश में जाके, वो भी भारत सरकार के द्वारा। ऐसे तो विदेश में जाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। अगर मतलब अच्छी पोस्ट के लिए, ऐसे तो चले जाओ कूड़ा कूड़ा उठाने के लिए, नाली साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए तो कोई भी जा सकता है। लेबराई करने के लिए। लेकिन सोचो एक अच्छी पोस्ट पे, वो भी भारत सरकार के द्वारा, जहाँ पर आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, आपके बच्चे के लिए 5 स्टार स्कूल मिलेगा, आपके रहने के लिए 5 स्टार सब कुछ, कैंटोनमेंट एरिया में रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ, वहाँ पे हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी वहाँ की सरकार के हिसाब से, जहाँ पर आपको कंट्री में भेजा गया है भारत सरकार के द्वारा। सैलरी भी आपकी, अगर यहाँ पे सैलरी मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल सैलरी रहती है, जो सीजीएल निकालते हैं, उनकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपए रहती है नॉर्मल टियर 1 सिटी में। अगर विदेश में चला गया, वो केवल एमईए में ही ऐसा मौका मिलता है भाई। और अगर आप विदेश में चले गए तो विदेश की जितनी जीडीपी है, वहाँ का जितना पर कैपिटा इनकम है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी। मान लो आप यहाँ पे इंडिया में आप 70-80 हज़ार रुपए कमाते हो और विदेश में चले गए जहाँ पे जीडीपी ज़्यादा है, मान लो आप दुबई में चले गए, तो वहाँ पे आपकी सैलरी 2 ढाई लाख रुपए हो जाती है। तो कितनी अच्छी बात है ये।
हाँ, माना कि वहाँ के खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, लेकिन वो खर्चे जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं ना, इस बच्चों की ट्यूशन फीस, हॉस्पिटल हो गया और रहने, खाने-पीने का, वो सब वहाँ की सरकार देती है भाई। वो उसका आपको चिंता नहीं। केवल आपकी सैलरी मिलती है, आप उससे शौक पूरे कर सकते हो, बचाना चाहो तो बचा के अपने देश भेज सकते हो, अपने परिवार को भेज सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इस एग्ज़ाम को निकाल के क्या कर सकते हो आप, ऑफ़िसर ड्यूटीज़ आपको मिलेगी। हाँ, आप एक ऑफ़िसर एज़ अ ऑफ़िसर काम करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा आपका, जो भी सरकारी काम होगा। इन्वेस्टिगेशन पे भी आप जा सकते हो, मान लो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने या फिर एक्साइज़ इंस्पेक्टर बने, सीबीआई इंस्पेक्टर बने, तो आप इन्वेस्टिगेशन करने जा सकते हो, कभी-कभार रेड पर भी जा सकते हो। लॉ एनफोर्समेंट आप चेक कर सकते हो, फाइनेंस या फिर ऑडिट का काम हो सकता है। आप मान लो आप इसमें ऑडिटर बन गए, ऑडिटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, ऑडिटर की सैलरी 1 लाख प्लस होती है, अभी तो 7वें वेतन पे है, अभी जब 8वाँ वेतन होता है हो जाएगा लागू, तो उसका 1.5 लाख प्लस सैलरी हो जाएगी, हालाँकि लागू हो गया है, तो आप ऑडिटर बन सकते हो, इसी साल लागू होने वाला था, 2026 में ही, ठीक है? चलो मैं चेक करके बताऊँगा, तो ऑडिटर अगर आप बन गए तो आपकी सैलरी 1.5 लाख प्लस हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी एक जंप आ जाएगी, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आपने 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में चलो मेहनत करके जेईई नीट वगैरह नहीं निकाला, लेकिन अब 12वीं के बाद केवल आपके पास 2-3 साल और बचे। इन 2-3 साल पे अगर मेहनत करके कोई सा भी एक एग्ज़ाम ले लिया, और ये बात मत भूलना भाई कि देखो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लेकिन ये बात भी याद रखना, अगर आपकी मेहनत में दम है ना, तो कोई ना कोई आप इसमें से एग्ज़ाम निकाल ही लोगे। भाई इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, माना कि सीजीएल नहीं निकला, माना कि सीपीओ नहीं निकला, लेकिन इन सब में से कोई ना कोई एक तो एग्ज़ाम निकलेगा ना, अगर आपकी तैयारी में दम है, आपका डेडिकेशन लेवल एकदम बढ़िया है तो। निकल जाएगा भाई, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने-कितने मार्क्स के होते हैं, कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या-क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे एग्ज़ाम नेम लिखा है कि हम सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, ये सब 12वीं के बाद आप ये ट्राई कर सकते हो। कुछ के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। एमटीएस, सीपीओ, इस सब की बात करेंगे। यहाँ पे केवल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यही 4 सब्जेक्ट आपके मेन है और इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। रीज़निंग, मैथ्स, जीके, जीएस और इंग्लिश, और ये 4 सब्जेक्ट अपने आप में भाई बहुत मतलब अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट हैं, धुरंधर सब्जेक्ट हैं, और मतलब सबसे अच्छी ख़ास बात ये है ना कि ये जो सब्जेक्ट है, सबका सिलेबस बड़ा ही आसान है। बस आपको बस लेंदी है भाई थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा सिलेबस बहुत बड़ा-बड़ा है। वहीं अगर जेईई नीट में जाओ, सिलेबस थोड़ा-सा टफ सा पड़ता है कई बच्चों के लिए, मतलब वहाँ पे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के न्यूमेरिकल कितने हार्ड-हार्ड पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में, जेईई मेन्स में। लेकिन यहाँ लेकिन तैयारी करो तो भी हो जाता है, ठीक है? लेकिन उसके कंपैरिज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर अब मैं बात करूँ टॉप 10 टफेस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया, उसमें ये एसएससी आता ही नहीं है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं आता, इवन सीजीएल भी नहीं आता जो कि सबसे टॉप है, ग्रेजुएशन बेस्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड सिलेबस नहीं है, बस लेंथी हो जाता है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ सीजीएल एग्ज़ाम्स की, तो आपके रीज़निंग में 25 सवाल पूछे जाएँगे। अच्छा, ये टियर 1 के लिए है, जो आपका यहाँ पे सीजीएल होता है ना, वो टियर 1 मतलब प्री होता है, अभी मैं बात करूँगा, यहाँ पर मैं लेके आया हूँ ये टियर 2 के लिए भी। पहले हम बात करते हैं ये जितना भी है ना पेपर 1 के लिए है, टियर 1 के लिए, प्री के लिए है। तो आपके रीज़निंग में 25 नंबर पूछे जाएँगे, मैथ्स में 25 नंबर, जीके जीएस में 25 नंबर, इंग्लिश में 25 नंबर, और कुल मिला के आपके 100 सवाल हो जाएँगे, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर आपके टोटल मार्क्स हो जाएँगे। एवरेज कट ऑफ की बात करूँ तो आपको यहाँ पे कम से कम 160 प्लस लेकर आना पड़ेगा, और ये बात बता दूँ, ये क्वालीफाइंग है सारे, क्वालीफाइंग है। अभी हम बात करेंगे कौन-सा क्या है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन-सा क्वालीफाइंग है, कौन-सा मेरिट है। उससे पहले मेरे को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेंस किस में होता है, ठीक है? तो पहले तो आप ये जान लो कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टाइम कितना मिलता है? पूरा 1 घंटे का। ऐसे ही आपकी सीएचएसएल में, रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके जिसमें समय 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का होता है, दो। अब आप बोलोगे ये 12वीं लेवल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का, ऐसा क्यों? सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम सब्जेक्ट, सेम टाइम, सेम टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे लेवल ईज़ी होता है भाई, जो ग्रेजुएशन वाला होता है उसका लेवल थोड़ा-सा हार्ड होता है, और जो सीएचएसएल वाला होता है उसका थोड़ा-सा लेवल ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है? अब सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25-25 और 100 क्वेश्चन हो गए टोटल अपने, और टोटल 200 नंबर के हो गए। मतलब सब में पता है एक सा ही पैटर्न है लगभग। बस आप एमटीएस में देखोगे तो यहाँ पे 25 का 20 कर दिया है, यहाँ 20 कर दिया है, मैथ्स में 25 के 25 रहने दिए, इंग्लिश में 25 रहने दिए, और कुल मिला के यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो गए, और कुल मिला के यहाँ पे 270 नंबर के। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, और यहाँ पे आपको समय ज़्यादा मिलता है, 90 मिनट्स का आपको समय मिलता है एमटीएस में देने के लिए। ठीक है, एमटीएस कौन से लेवल का था? 10th लेवल का। अगर मान लो सीपीओ की, जहाँ से आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, इसमें पेपर 1 में 50 सवाल पूछे जाएँगे रीज़निंग के, 50 मैथ्स के पूछे जाएँगे, 50 जीके जीएस के पूछे जाएँगे, 50 इंग्लिश के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल कर दिया गया है। 200 टोटल क्वेश्चन है, और टोटल जो मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 200 नंबर का अपना टोटल पेपर होता है, और जहाँ पे समय भी आपको ज़्यादा मिलता है, पूरे मिला के 2 घंटे आपको मिलते हैं। वहीं अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें, अगर यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछा जाता भाई, मैथ्स बिल्कुल नहीं पूछा जाता। इस बार पूछ लिया था यार 2025 में, अभी तक डाटा नहीं है, मैथ्स नहीं पूछा जाता।
और यहाँ पे 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आएंगी, 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस आएंगे और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे। ये बात ध्यान रखना भाई। इंग्लिश आप देखोगे ना, इंग्लिश का वेटेज इंग्लिश सब में पूछा जाता है और इवन किस किसी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सीपीयू में जो मेंस का पेपर होता है ना, उसमें केवल और केवल इंग्लिश ही पूछा जाता है 200 क्वेश्चन, और कुछ पूछा ही नहीं जाता। तो इंग्लिश एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अगर मैं कहूँ, अगर अगर देखो, ये दोनों रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल लेकर आ सकते हो। तो ये तो आप फुल आउट ऑफ फुल अगर आप लेकर आ गए, जितने भी रैंकर्स होते हैं जो रैंक लेकर आते हैं अंडर 100, उन सबके रीजनिंग और मैथ्स में फुल होते हैं। उनके कटते हैं मार्क्स इंग्लिश में, वो भी एक आधा नंबर, और जीके जीएस में ज्यादा कटते हैं। तो अगर आपको मान लो रैंक लेकर आनी है, अपनी ड्रीम पोस्ट लेनी है, तो रीजनिंग और मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रैंक डिसाइड कर देगी। अगर आपने रीजनिंग और मैथ में फुल नंबर लेकर आ गए लेकिन इंग्लिश में आप कमजोर रह गए ना, तो भाई फिर बहुत नीचे आ जाएगी रैंक, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश एक वैसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी न किसी के मार्क्स कहीं न कहीं कट ही जाते हैं। बहुत रेयर चांसेस में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं। और इसमें फुल का मतलब आपका बहुत बड़ा जंप मार लोगे रैंक में, ठीक है? बाकी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे 0.5 नंबर की होती है सभी पेपर में मैक्सिमम, ठीक है? ठीक है? और ये सारी क्वालीफाइंग होती है, मैं तो अभी ये बताऊँगा। अब कुछ एग्ज़ाम्स है ना जो केवल प्री पे बेसिस नहीं होते, मतलब आपने प्री दे दिया और आपका नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं आपने कट ऑफ नहीं। उसमें से कुछ ऐसे एग्ज़ाम पे जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, जो बाकी के पोस्ट हैं, जो बाकी के जैसे एमटीएस हो गया और आपके सिलेक्शन पोस्ट के कुछ ऐसे पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हो गए, इसमें केवल और केवल आप एक ही पेपर दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल और यहाँ पे सीपीओ, एमटीएस में भी आपका केवल पेपर 1 देके हो जाता है। लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ये कुछ ऐसे पोस्ट है ना भाई जिसमें आपको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। जिस तरीके से यूपीएससी में बहुत सारे पेपर देने पड़ते हैं ना, यहाँ पे 2 ही पेपर देना पड़ेगा, 2 बार ही। सीजीएल में भी, और सब्जेक्ट आपके सब वही पूछे पूछे जाएँगे। बस यहाँ पर एक कंप्यूटर और ऐड हो जाता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 60 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, आपको 25 नंबर लेकर आना पड़ता है क्वालीफाई करने के लिए। बस यहाँ पे रीज़निंग के 30, वहाँ पे 25 पूछे जाते थे, यहाँ मैथ के 30, यहाँ जीके जीएस के 25, और देखो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन अपना 130 हो गया और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पे 390 हो गया, और जो टोटल समय आपको मिलता है, वो कुल मिला के 2 घंटे का मिलता है, ठीक है? अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका कट ऑफ 350 के आसपास होना चाहिए, 345, 350 के आसपास होना चाहिए, ठीक है? इतना कट ऑफ होना चाहिए, या फिर 350 प्लस का ही आप कट ऑफ बनाओ तो आप अपनी ड्रीम पोस्ट अचीव कर सकते हो। अगर वहीं बात करें हम सीएचएसएल की, यहाँ पे टियर 2 में किस तरीके से माहौल होता है, तो रीजनिंग में आपके 30 सवाल, मैथ्स में आपके 30 सवाल, लेकिन जीके जीएस में आपके 20 सवाल। यहाँ 25 सवाल पूछे जाते थे, यहाँ पे आपके जीके जीएस में इतने सवाल पूछे जाएँगे। आपके यहाँ पे इंग्लिश में 40 सवाल पूछे जाएँगे। देखो इंग्लिश में यहाँ पर भी वेटेज कितना ज़्यादा है। टोटल क्वेश्चन मिला के आपके 120 हो गए और कुल मिला के आपके 360 नंबर के 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है? तो भाई पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है सीजीएल और सीएचएसएल में। और वहीं सीपीयू में हम देखें टोटल क्वेश्चन आपके 200 पूछे जाते हैं और केवल इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश ही राजा है। आपने देखा पीछे वाली स्लाइड में कि यहाँ पे सीपीयू में 50 क्वेश्चन प्री में भी पूछ रहा है और कुल मिला के यहाँ पे इंग्लिश में कुल मिला के केवल और केवल इंग्लिश से ही 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है और यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वालीफाई कर जाते हो, तो तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि इनमें आप केवल पेपर 1 क्वालीफाई करके और दे दो तो केवल आप क्वालीफाई कर पाओगे भाई, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। उसके लिए जो टियर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पेपर 2 होता है, उसके लिए भी देना पड़ेगा, जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए होती हैं। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि कौन-सा एक डिटेल वे में बात कर लेते हैं कि इसमें फिज़िकल वगैरह किसमें होता है और मतलब एक ओवरऑल हम बात करते हैं। देखो सीजीएल अपना टोटल 200 नंबर का था प्री का, लेकिन वो क्वालीफाइंग था। उसके लिए आपको मेंस देना पड़ेगा जिसमें 130 सवाल पूछे जाएँगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 300 नंबर, और ये आपका इसका मेरिट लगेगी। मतलब 390 में से आपको स्कोर करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपकी रैंक आएगी, उसके बेसिस पे आपकी नौकरी लगेगी। अब केवल यहाँ पे ये 390 नंबर का ये केवल देने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये एक तरीके से स्किल टेस्ट होता है, यहाँ पे आपको टाइपिंग दिखाना पड़ेगा जिसमें आपके 30 से लेके 35 तक आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, है ना? 2000 वर्ड्स आपको टाइप करवाए जाते हैं, कुछ समय दिया जाता है शायद 20 मिनट के आसपास। फिर यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, वो भी कुछ ही पोस्ट के लिए होता है भाई, जैसे कि सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, वो भी बहुत नॉमिनल सा होता है। ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप और 1600 मीटर की आपकी रेस करवाई जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। सीजीएल में बहुत आसान होता है। अच्छा आपके चश्मे लगे हैं, आपका कुछ भी हो भाई, मतलब थोड़ा-सा भी आपका फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेट हो सकते हो। यहाँ पे कोई वैसी मतलब आपको वहाँ पे बंदूक नहीं चलवानी इनसे, बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स नहीं करवानी, बॉर्डर पे आपको नहीं तैनात करवाना यहाँ पे सीजीएल में भर्ती करा के। इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत फिजिकल कंडीशन अगर आपकी वैसी है,
तो चल भी जाता है, ठीक है? मान लो आपको चश्मा लगा है तो चल जाएगा भाई, ऐसा कोई यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन सीपीयू में है, आपका सीपीयू में जो भी फिजिकल होता है उसको क्वालीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भर्ती की जाती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। प्री में आपके टोटल 200 सवाल पूछे जाते हैं, हमने देखे 50-50, 50-50, और वो भी उसका भी मेरिट बेस्ड होता है ना? क्वालीफाइंग नहीं होता, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। और फिर मेंस मार्क्स भी होता है, जिसमें इंग्लिश केवल पूछा जाता है 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के, और उसका भी मेरिट, तो दोनों का मिला के आपका मेरिट डिसाइड होगा। और फिर उसके हिसाब से कट ऑफ के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी। फिर आपको फिजिकल क्वालीफाई, यहाँ पे कोई आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइप उतना करवाने नहीं, फील्ड वर्क है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको फिजिकल वगैरह क्वालीफाई करना पड़ेगा, और जब ये सारी चीज़ें आप क्वालीफाई कर लोगे तो जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी जीमेल आ जाएगी मैसेज। अब यहाँ पे देखो सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल प्री में आपके 200 सवाल पूछे जाते थे, हमने देखे 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2 नंबर के पूछे जाते थे, 200 नंबर के हो गए। ठीक है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन 1 नंबर का, 200 नंबर का हो गया। यहाँ 100 क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का हो गया। ठीक है, ये अपना क्वालीफाइंग होता है यहाँ पे। यहाँ पे केवल क्वालीफाई करोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे रैंक डिसाइड करने में या फिर मेरिट लगाने में। एक्चुअली में जब आप इसको क्वालीफाई कर लोगे तब आपका मेंस होगा, सीएचएसएल में ऐसा होता है। और 120 क्वेश्चन 3 नंबर के और 360 नंबर के टोटल आपके पूछे जाएंगे, जिसके हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होगी और उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी, आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी वो डिसाइड होगी। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। आपके टाइपिंग टेस्ट केवल 3 में होते हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में और आपके स्टीनो के। स्टीनो में आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है और एक स्टीनो नाम की लैंग्वेज भी होती है, वो भी आपको लिखवाया जाता है। आधा घंटा आपको डिक्टेशन किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। मतलब एक अलग लैंग्वेज होती है, कोडिंग की तरह लैंग्वेज होती है, वो आपको सीखना पड़ता है अलग से। ठीक है, इसमें पेपर तो क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। इसमें अच्छी बात है आपका मेंस का पेपर नहीं होता, तो इसमें केवल आपको वो सीखना पड़ता है अलग से। बात करें अगर सीएचएसएल में, तो इसमें कोई आपका फिजिकल वगैरह नहीं होता। ठीक है? क्योंकि इसमें सारी पोस्ट वैसी हैं जिसमें फिजिकल की, सीजन में कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसमें आपको फिजिकल की ज़रूरत थी। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने जैसे कि देखा, और 1 नंबर का होता है और टोटल मिला के 200 नंबर का होता है। प्री केवल होता है, यहाँ पे मेंस नहीं होता, और प्री पे ही आपकी मेरिट डिसाइड हो जाती है, वही आपका रैंक डिसाइड करता है। इसमें भी 2 ग्रेड होता है, एक ग्रेड सी होता है और एक ग्रेड डी होता है। आप अगर ज़्यादा नंबर लेकर आओगे तो आपको ग्रेड सी वाली जॉब्स मिल जाएँगे, उसमें थोड़ी-सी सैलरी ज़्यादा होती है। और अगर आपके थोड़े से कम नंबर आए हैं, लेकिन आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो आपको ग्रेड डी वाला मिल जाएगा। उसमें थोड़ी-सी सैलरी कम होती है, 10-15 हज़ार का फ़र्क होता है ना? तो कम नहीं है भाई फ़र्क, 8-10 हज़ार, 10-15 हज़ार का। लेकिन यहाँ पे क्वालीफाइंग ये करवाया जाता है ना, स्किल टेस्ट, ये थोड़ा-सा हार्ड पड़ता है भाई बच्चों को, क्योंकि अलग से एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और उसमें भी एक्सपर्टीज़ फाइंड करने, एक्सपर्ट होना पड़ता है। क्योंकि डिक्टेशन बोलेंगे 30 मिनट तक, लगभग आधा घंटा तक, 20 मिनट तक, आधा घंटा तक, और सोचो आपको लिखना है लगातार। तो एक अच्छी स्पीड भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? बाकी इसमें कोई आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होता। बात करें अगर आपकी इंजीनियर की, आप एसएससी से भी इंजीनियर बन सकते हो, एसएससी जेईई में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री होता है यहाँ पे और मेंस भी होता है, और एक क्वेश्चन का कुल मिला के आपको यहाँ पे 200। लेकिन इसकी भी मेरिट होती है, ऐसा नहीं कि ये क्वालीफाइंग बेसिस है केवल। यहाँ पे आपको मेरिट यहाँ पे डिसाइड करी जाएगी, फिर आपका मेंस करवाया जाएगा, उसमें भी आपको फिर 300 नंबर में से जितना भी कट ऑफ आएगा वो लेकर आना पड़ेगा। दोनों का मेरिट मिला के यहाँ पर भी मेरिट लगाई जाती है, यहाँ पर भी मेरिट लगाई जाती है। फिर उसके बाद जब आप दोनों क्लियर कर लोगे दोनों पेपर, तब जाके आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आएगा, और एक्चुअली में यहाँ पे एक क्वालीफाइंग होता है, फिजिकल टेस्ट होता है यहाँ पर भी। मेरिट तो, लेकिन यहाँ पे कोई आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, लेकिन एक फिजिकल होता है, वो भी केवल और केवल बीआरओ के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम का होता है ये, इसका फुल फॉर्म। केवल और केवल उसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब ये मत लिखना कि एक्सेप्ट नहीं, मतलब केवल इसके लिए, बीआरओ के लिए, ठीक है? यहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं, इसके लिए, कुछ के लिए। तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 फॉर बीआरओ, केवल बीआरओ के लिए यहाँ पे आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा, फिजिकल वगैरह वो लेते हैं। फिर बात करें अगर एमटीएस की, तो एमटीएस में आपके कुल मिला के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे आपका मेंस नहीं करवाया जाता, केवल एक ही पेपर देना पड़ता है, और कुल मिला के आपके 200 नंबर। अच्छा, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सेक्शन होते हैं ना, जो केवल आपको क्वालीफाई करने होते हैं, है ना? उसमें जितने भी मान लो 50 25 20-20 सवाल पूछे जाते थे ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे एमटीएस में 20-20 सवाल पूछे जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ में। तो यहाँ पे केवल और केवल उनको क्वालीफाई करना है, जितना भी उसका कट ऑफ वगैरह जाएगा। और इंग्लिश और जीके के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, आपकी रैंक कितनी आएगी, वो इंग्लिश और जीके पे सबको डिसाइडेड है। ऐसा नहीं कि मैथ्स और फिर रीजनिंग आपको नहीं, नहीं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा और क्वालीफाई करना पड़ेगा बस। इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इन समय क्या था, सीजीएल, सीएपओ, सीएचएसएल में, स्टेनो में, इन सबके मार्क्स जुड़ते थे। लेकिन यहाँ पे केवल मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स आपके नहीं जुड़ते, केवल क्वालीफाई करना होता है, और इंग्लिश और जीके में आपकी मेरिट, उसके हिसाब से आपको रैंक डिसाइड होगी। अच्छा, यहाँ पे क्वालीफाइंग करना पड़ता है आपको फिजिकल वगैरह, केवल और केवल अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एमटीएस में अलग-अलग पोस्ट होती है, उसमें से एक हवलदार पोस्ट होती है। तो अगर आपको वहाँ पे अगर आपको हवलदार के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे उसका फिजिकल करवाया जाता है, जिसको आपको क्वालीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है?
बाकी अगर हम बात करें एसएससी जीडी में तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 80 सवाल पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं, तो कुल मिला के आपका 160 नंबर हो गया। जिसकी कट ऑफ भी भाई दिन प्रतिदिन अब बढ़ती जा रही है, 150, 145, 155 तक कट ऑफ जा रही है और मतलब बहुत ज़्यादा हाई, और यहीं से आपकी मेरिट होती है। ऐसा नहीं कि आपको एसएससी जीडी में मेंस करवाया जाएगा, नहीं। आपका केवल एक ही पेपर होता है और उसी के बेसिस पे आप अपनी नौकरी पा सकते हो। इसमें कोई झंझट नहीं भाई, पेपर पहले पेपर 1 निकालो, क्वालीफाई करो, फिर पेपर 2, ऐसा केवल सीजीएल, सेपो और मतलब और यहाँ पे सीएचएसएल में होता है। लेकिन जीडी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको मेंस भी देना पड़े, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फिजिकल होती है और अच्छी खासी फिजिकल होती है जिसको आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा। इसके फिजिकल को पास करने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई ये सब था कि आप 12वीं के बाद कौन-कौन से एक्चुअली में एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको क्या वहाँ पे पोस्ट वगैरह मिलेंगे अगर आप उन एग्ज़ाम्स को, क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना समय, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या मेंस भी पेपर देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एकदम कि किस पे मेरिट होता है, कौन-सा केवल क्वालीफाई होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी समझ में आई होंगी और आप अभी देख के ये पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, मुझे किस फ़ील्ड में जाना चाहिए, है ना? और मैं दावा भी करता हूँ, मैं शायद ये भी होप करता हूँ कि आपको अब दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कमेंट में ज़रूर बताएँ भाई आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस मेरी तरफ से आपके लिए भाई ऑल द बेस्ट और यही समय भाई मेहनत कर लो, फिर आगे चलते हैं, मिलते हैं।